की शुरुआत होती है एक हाईवे से, जहां हम दो भाई बहन ट्रिश और डेरी को देखते हैं। ये दोनों अपने कॉलेज से छुट्टियों में घर जा रहे होते हैं। रास्ते में दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो सामने से आने वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पढ़ते हैं। ऐसी ही मस्ती करते हुए वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक बड़ा और डरावना ट्रक उनके पीछे आ जाता है। ट्रक बहुत फास्ट होता है और लगातार हॉर्न बजाता रहता है। ट्रक स्पीड और आवाज़ देखकर दोनों पैनिक हो जाते हैं, इसलिए डेरी उस ट्रक को आगे निकलने देता है। वो उसका नंबर प्लेट भी पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है बीटिंग यू। थोड़ी देर बाद डेरी अपनी बहन को एक पुरानी स्टोरी बताता है, जिसमें कुछ लोग एक ऐसे ही ट्रक वाले से मिले थे और फिर कभी वापस नहीं आए। उनकी सिर्फ कार मिली थी, बॉडीज कभी नहीं मिली। लेकिन डेरी कहता है कि ये सब बस पुरानी कहानियाँ हैं, ताकि लोग ड्रिंक करके ड्राइविंग ना करें। थोड़ी देर बाद दोनों एक जगह रुकते हैं फ्रेश होने के लिए और फिर वापस सफ़र शुरू करते हैं। आगे चलकर उन्हें एक पुराना चर्च दिखता है। वही वो सेम ट्रक और उसका ड्राइवर भी नज़र आता है, जो एक होल के अंदर कुछ फेंक रहा होता है। उस चीज़ पर खून के दाग लगे होते हैं। डेरी और ट्रिश उसे देख लेते हैं, लेकिन वो आदमी भी उन्हें देख लेता है। ट्रिश को शक होता है कि शायद वो कोई किलर है, इसलिए दोनों तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वही ट्रक फिर से उनके पीछे आ जाता है। पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और गाड़ी में चार्जर भी नहीं होता। ट्रक वाला उनके पास आकर उनकी कार को बार बार हिट करता है, जिससे उनकी कार कंट्रोल से बाहर जाकर खेत में घुस जाती है। ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है, लेकिन उनकी कार डैमेज हो चुकी होती है। डेरी थोड़ी जुगाड़ से कार को ठीक करता है और फिर एक रिस्की डिसीजन लेता है। टिपिकल हॉरर मूवी के स्मार्ट कैरेक्टर की तरह वो डिसाइड करता है कि वापस उस चर्च के पास जाकर देखे कि होल में क्या है। ट्रिश उसे बार बार मना करती है, लेकिन डेरी नहीं मानता और चर्च के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो होल के अंदर झांकता है, जहां से बहुत तेज बदबू आ रही होती है। वो ट्रिश से फ्लैशलाइट लाने को कहता है और उसे अंदर से किसी की आवाज़ भी सुनाई देती है। इतना सब होने के बाद भी वो रुकता नहीं और फ्लैशलाइट लेकर होल के अंदर घुसने लगता है। ट्रिश को कहता है कि वो उसके पैर पकड़ ले, लेकिन तभी कुछ चूहे आ जाते हैं, जिससे डेरी डर कर पैनिक हो जाता है। ट्रिश भी डर के मारे उसके पैर छोड़ देती है और डेरी सीधा नीचे सैलार में गिर जाता है। ट्रिश उसे बार बार आवाज़ देती है, तब जाकर डेरी को होश आता है। होश में आते ही डेरी को अपने पीछे एक डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कपड़े में लिपटी हुई होती है। डरते हुए वो उसके पास जाता है, तभी वो बॉडी अचानक उसका पैर पकड़ लेती है। हिम्मत करके डेरी उसका चेहरा खोलता है और देखता है कि वो एक लड़का है, जो अभी भी जिंदा है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका होता है, जैसे उसके अंदर खून ही ना हो। वो लड़का अपने पेट की तरफ इशारा करता है। जब डेरी उसका कपड़ा हटाता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि किसी ने उस लड़के के बॉडी के अंदर के पार्ट्स निकाल कर उसका पेट सिल दिया होता है। वो लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। डेरी तुरंत ट्रिश से कहता है कि वो हाईवे पर जाकर हेल्प ले आए, और अगर वो ट्रक वाला वापस आ जाए तो वो भी इसी जगह के अंदर छुप जाए। ट्रिश हाईवे की तरफ निकल जाती है और डेरी वहाँ और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे वहाँ काफ़ी सामान मिलता है, जिसमें सिलाई का सामान भी होता है, लेकिन वो कपड़ों के लिए नहीं बल्कि इंसानों को सिलने के लिए है। इससे क्लियर हो जाता है कि वो किलर काफ़ी टाइम से ये सब करता आ रहा है। जैसे ही डेरी आगे बढ़ता है, उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। पूरी दीवार पर सिर्फ 10 या 100 नहीं बल्कि 500 से 600 लोगों की डेड बॉडीज़ लगी होती है। सभी बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ स्टिच करके चिपकाया गया होता है, और सबसे स्कैरी बात ये थी कि वो बॉडीज़ अब तक सड़ी नहीं थी। डेरी को अब समझ आ जाता है कि जो कहानी उसने हाईवे के बारे में सुनी थी वो सच थी। दूसरी तरफ ट्रिश हाईवे पर किसी का वेट कर रही होती है, ताकि हेल्प मिल सके। तभी दूर से एक ट्रक आता हुआ दिखता है। वो घबराकर कार में बैठती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कार का गियर जाम हो चुका होता है। वो पैनिक करने लगती है, लेकिन जब ट्रक पास आता है तो पता चलता है कि वो कोई और ट्रक है। तब वो थोड़ा काम हो जाती है। तभी अचानक डेरी खिड़की के पास आ जाता है और उसे डरा देता है। वो समहाउ वहाँ से बचकर बाहर आ गया होता है। डेरी उसे सब कुछ बताता है, वो सारी डेड बॉडीज़ और जो उसने अंदर देखा। फिर दोनों वहाँ से निकलकर एक डाइनर पर पहुँचते हैं,
लेकिन वहाँ भी वो देखते हैं कि वही ट्रक वाला आदमी पास से गुजरता है। डर के मारे दोनों डाइनर के अंदर चले जाते हैं और ओनर से पुलिस बुलाने को कहते हैं। डैरी अभी भी बहुत डरा हुआ होता है। ट्रिश उसे काम करने की कोशिश करती है, तभी डाइनर का फ़ोन बजता है। ट्रिश कॉल उठाती है। सामने से एक लेडी बात करती है। वो अजीब सवाल पूछती है, कहती है कि क्या तुमने बिल्ली देखी? मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बिल्ली के साथ देखा था। डैरी अपना नाम सुनकर फ़ोन ले लेता है। वो लेडी उसके बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स बताने लगती है, जैसे उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसका हाथ से खून निकल रहा है और उसके बॉडी पर एक रोज़ टैटू है। वो लेडी बताती है कि जहाँ से वो आए हैं उस जगह को हाउस ऑफ पेन कहा जाता है और जो ट्रक चलाता है वो इंसान नहीं बल्कि एक क्रीचर है जो स्मेल के थ्रू चूज़ करता है। अगर उसे कोई पसंद आ गया तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर वो जीपर्स क्रीपर्स नाम का एक गाना सुनाती है और वार्न करती है कि अगर तुम्हें ये गाना सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ, वरना वो क्रीचर तुम्हें बहुत ही खतरनाक मौत देगा। डैरी को लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए वो कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और पुलिस भी वहाँ आ जाती है। डैरी उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। तभी डाइनर की ओनर आती है और कहती है कि बाहर तुम्हारी कार के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। सब लोग तुरंत बाहर जाते हैं और डैरी देखता है कि उसके कपड़े कार से बाहर फेंके हुए पड़े हैं। डाइनर की ओनर डैरी को बताती है कि अंदर के कुछ लोग ने उस आदमी को देखा था। वो तुम्हारे कपड़ों को स्मेल कर रहा था। कार के डोर हैंडल पर उसका फिंगरप्रिंट्स भी मिले, लेकिन वो नॉर्मल नहीं थे। उसकी स्किन इतनी गल चुकी थी कि फिंगरप्रिंट्स हवा में मिट्टी की तरह उड़ गए। इसी बीच ट्रिश को आसमान से कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई चीज़ उड़ कर गई हो। फिर सब पुलिस के साथ उसी चर्च की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में रेडियो से पता चलता है कि उस चर्च में आग लग चुकी है। दूसरी कार में ट्रिश और डैरी बात कर रहे होते हैं। ट्रिश रेडियो ऑन करती है और चैनल्स चेंज करते वक्त डैरी को वही गाना सुनाई देता है जो उस मिस्टीरियस लेडी ने फ़ोन पर सुनाया था, जीपर्स क्रीपर्स। उधर पुलिस को फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि उस आदमी की स्किन सड़ी हुई थी, इसीलिए वो हवा में उड़ रही थी। तभी अचानक पुलिस कार के ऊपर कुछ आवाज़ आती है। ऑफिसर बाहर निकलकर देखता है और ऊपर वही क्रिएचर होता है। वो उड़कर वहाँ पहुँच गया था। वो ऑफिसर को बाहर खींच लेता है, फिर कार की छत तोड़कर दूसरे ऑफिसर पर अटैक करता है। आखिर में वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और ऑफिसर का सिर काट देता है और डैडी की कार पर फेंक देता है। इस वजह से उन्हें भी अपनी कार रोकनी पड़ती है। ट्रिश और डैडी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस ने कार क्यों रोकी। जब ट्रिश चेक करने जाती है तो वो ऑफिसर का कटा हुआ सर देखकर डर जाती है और कार में आ जाती है। पुलिस कार के अंदर अब वो क्रिएचर बैठा होता है। अब इसका नाम पता चलता है, क्रीपर। क्रीपर अपनी कार से बाहर निकलता है और अजीब सी क्रीपी सीटी बजाता हुआ उस सर के पास जाता है। वो उस सर को उठाकर स्मेल करता है, फिर उसकी ज़बान बाहर निकालकर उसका टेस्ट लेता है। पीछे एक बोर्ड पर लिखा होता है, टेस्ट सो गुड, जो सीन को और भी डिस्टर्बिंग बना देता है। इसके बाद ट्रिश फुल स्पीड में कार चला रही होती है। डैरी उसे स्लो करने को बोलता है, लेकिन ट्रिश अचानक कार रोक देती है क्योंकि उन्हें एक घर दिखाई देता है। दोनों हेल्प के लिए उस घर में जाते हैं। वही एक बूढ़ी औरत रहती है जिसके पास बहुत सारी कैट्स होती है। डैरी को तब समझ आता है कि फ़ोन वाली लेडी बिल्ली के बारे में क्यों पूछ रही थी। दोनों उस औरत से फ़ोन मांगते हैं ताकि पुलिस को कॉल कर सके। तभी घर की लाइट चली जाती है। औरत पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है, क्योंकि ये मेरा स्कैरक्रो नहीं है। तब वो अंदर से एक शॉटगन लाती है और क्रीपर पर फायर करती है, लेकिन क्रीपर उड़कर उसके घर की छत पर चढ़ जाता है। औरत भी उसके पीछे अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद अंदर से गन शॉट की आवाज़ आती है। औरत वापस बाहर आती हुई लगती है तो ट्रिश और डैरी को लगता है कि क्रीपर मर गया, लेकिन सच कुछ और होता है। क्रीपर उस औरत की डेड बॉडी को अपनी बॉडी पर लटका कर बाहर लाता है। तब पहली बार उसकी स्कैरी स्माइल क्लियरली दिखाई देती है। दोनों भाई बहन तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्रीपर उनकी कार के सामने आ जाता है। इस बार ट्रिश भी रेडी होती है। वो सीधा कार उस पर चढ़ा देती है। गुस्से में वो 4-5 बार उसके ऊपर से कार चला देती है। क्रीपर का बॉडी ऑलमोस्ट रश हो जाता है
और उसके विंग्स भी काम नहीं कर रहे होते। डैरी उसे रोकता है और दोनों वहाँ से निकलकर फाइनली एक पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर ट्रिश अपनी मॉम से बात करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। डैरी को पुलिस स्टेशन में काफ़ी लोगों के मिसिंग पोस्टर्स दिखाई देते हैं जिन्हें शायद क्रीपर ने ही मारा होगा। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसका नाम जेज़ेल होता है। वो दोनों को उनके नाम से बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे उनका नाम कैसे पता। जेस बताती है कि डायनर में कॉल उसने ही किया था। वो कहती है कि उससे अजीब सपने आते हैं जिसमें वो फ्यूचर देख लेती है। इसी वजह से उसे डैरी और ट्रिश के बारे में सब कुछ पता है क्योंकि उसने डैरी को अपने सपनों में देखा था। वो उन्हें वार्न करती है कि चाहे तुमने क्रीपर को कार से कुचल दिया हो, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स खा चुका है और हर 23 साल में सिर्फ 33 दिन के लिए आता है। इस दौरान वो लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर खाता है और जो भी वो खाता है वो उसके बॉडी का पार्ट बन जाता है। इसी वजह से उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और जो लोग को वो मारता है उनकी बॉडीज को वो सिल कर अपने आर्ट की तरह स्टोर करता है। इसीलिए चर्च के नीचे इतनी सारी स्टिच्ड बॉडी मिलती है। इसी बीच क्रीपर पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो आता है पूरे स्टेशन की लाइट्स चली जाती है, सब अलर्ट हो जाते हैं और इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी जाती है। एक ऑफिसर ऊपर जाता है सेल्स चेक करने के लिए, लेकिन एक सेल से आवाज़ आती है। जब वो चेक करता है तो वहाँ क्रीपर होता है जो एक कैदी को जिंदा खा रहा होता है। ऑफिसर उस पर फायरिंग करता है लेकिन क्रीपर को कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ जेस बताती है कि उसने अपने सपनों में देखा है कि ट्रिश और डैरी दोनों में से कोई एक मरेगा और क्रीपर उन दोनों में से सिर्फ एक को ही ले जाएगा। तभी रेडियो से न्यूज़ फैल जाती है कि स्टेशन के अंदर कोई घुस चुका है। पुलिस ऊपर जाती है और जेस ट्रिश और डैरी को साइड से निकालने की कोशिश करती है। उधर पुलिस एक ग्रुप बनाकर आगे बढ़ रही होती है। एक ऑफिसर को आगे भेजा जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। जैसे ही वो मुड़ता है क्रीपर उस पर अटैक करता है और उसका हार्ट निकाल लेता है। वो वहीं मर जाता है। बाकी पुलिस भी उस पर फायरिंग करती है लेकिन क्रीपर उनके पास पहुंच जाता है। डैरी और ट्रिश वहां से भागते हैं लेकिन जेस वहीं रुक जाती है। क्रीपर उसे पकड़ता है और स्मेल करता है लेकिन उसे छोड़ देता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। अब ट्रिश और डैरी एक रूम में पहुंचते हैं जहां एक मिरर होता है। ट्रिश मिरर में देख रही होती है लेकिन उसे नहीं पता होता कि वो वन वे मिरर है और दूसरी तरफ क्रीपर खड़ा होता है जो उन्हें स्मेल कर रहा होता है। क्रीपर मिरर तोड़कर अंदर आ जाता है और दोनों को स्मेल करता है। इस बार उसे ट्रिश नहीं बल्कि डैरी पसंद आता है। वो डैरी को पकड़ लेता है और ट्रिश को दूर फेंक देता है। ट्रिश उसे रिक्वेस्ट करती है कि डैरी को छोड़ दे और उसके बदले उसे ले जाए। क्रीपर उसे इग्नोर करता है, अपना और भी स्कैरी फॉर्म दिखाता है और विंडो तोड़कर डैरी को ले जाता है। ट्रिश नीचे भाग कर आती है लेकिन तब तक क्रीपर डैरी को ले जा चुका होता है। इसके बाद हम क्रीपर के हाइड आउट में देखते हैं जहाँ जीपर्स क्रीपर्स गाना बज रहा होता है। उसने डैरी को मार दिया होता है और उसकी आंखें निकालकर अपने फेस में लगा ली होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में क्रीपर का ट्रक भी फिर से दिखाई देता है। इसका मतलब वो फिर से शिकार पर निकल चुका है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।